नमस्कार साथियों, दिल्ली से जिस तरीके की खबरें कार ब्लास्ट से संबंधित निकलकर आ रही हैं, आप लोग भी जरूर से उसको कल से फॉलो कर रहे होंगे। दिल्ली में कल यानी कि 10 नवंबर 2025 को एक खतरनाक ब्लास्ट कार के अंदर हुआ। ये ब्लास्ट इतना भयंकर था कि आसपास के पूरे रीजन में इसका प्रभाव दिखाई दिया। काफी दूर तक इसके धमाकों की आवाज सुनाई दी। साथ ही जिस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ वो तो पूरी तरीके से खत्म हो ही गई, आसपास के व्हीकल्स को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। इसके साथ ही जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो इस चीज को वहां पे विटनेस कर रहे थे, उनके द्वारा यहां तक बोला गया कि इतना बड़ा, इतना खतरनाक और इतना तेज धमाका हमने अपने जीवन में कभी नहीं सुना। अब क्या इस धमाके का रीजन रहा, इस चीज को लेकर तरह तरह के कयास यहां पे लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सीएनजी सिलेंडर की वजह से क्या ये ब्लास्ट हुआ है, शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लास्ट हुआ है, या फिर इसमें किसी तरीके का आतंकवादी एंगल है, आतंकवादी ग्रुप्स के द्वारा इस तरीके का धमाका जानबूझकर करवाया गया है। तो ये सारी ही चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी खबरें हमारे पास इस वक्त निकल कर आई हैं, जिस तरीके की लिंकेज हम यहाँ पे कर सकते हैं, उनको देखते हुए पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर धमाके के पीछे की वजह क्या रही। इसके साथ ही सरकार के द्वारा किस तरीके का क्विक रिस्पांस इसके बाद दिया गया और इस वक्त जिन जिन एरियाज को हाई अलर्ट पर रखा गया है उसके बारे में भी चर्चा हम आगे जाकर इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है दिल्ली के कार धमाके की। काफी बड़ा, काफी भयंकर धमाका था। लगभग 14 साल बाद दिल्ली के अंदर इस तरीके का बड़ा ब्लास्ट हुआ है। काफी 20 साल के अंदर काफी सारे ब्लास्ट दिल्ली के अंदर हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा ब्लास्ट आपको 14 साल बाद देखने को मिलेगा। उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज को लगातार खंगाला जा रहा है। पूरी तरीके से जांच एजेंसियां जुटी हुई है, हाई लेवल मीटिंग्स कंडक्ट करवाई जा रही है कि किसी तरीके से यहाँ पे पता लगाया जा सके कि आखिर ये वजह क्या रही और उसके बाद उस तरीके से रिस्पांस यहाँ पे दिया जा सके। अब यदि धमाके की आप बात करना चाहें, ब्लास्ट की बात करना चाहें, तो एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या थी वो आप यहाँ पे देखें। समय क्या था, लोकेशन क्या थी, तो दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती हुई कार में धमाका हुआ है। शाम को 6:52 बजे लगभग इसका समय था और इसके अंदर 2 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। अब यहाँ पे कहीं आपको डेटा 9 मिल जाएगा, कहीं 10 मिल जाएगा, कहीं 11 मिल जाएगा। जिस तरीके से अपडेट्स आती जा रही हैं उस हिसाब से खबरें यहाँ पे आ रही हैं। 24 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। अभी जो 24 लोग घायल हुए हैं उनको आसपास के हॉस्पिटल्स में गंभीर रूप से जो घायल हैं उनका इलाज करवाया जा रहा है। अब सीसीटीवी फुटेज की यदि बात की जाए तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक i20 कार थी, व्हाइट कलर की कार थी और इसका नंबर हरियाणा का था। अब इसके अंदर एक व्यक्ति को मास्क पहने हुए देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर इस कार में एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो आतंकवादी मोहम्मद उमर है। इस मोहम्मद उमर की तलाश ऑलरेडी पुलिस कर रही थी, क्योंकि आप सभी जानते हो तो कल सुबह से ही इस तरीके की चीजें चल रही थी कि फरीदाबाद से लेकर लखनऊ तक पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है और विस्फोटक बरामद किए जा रहे हैं। तो उसी रैकेट के हिस्सा होने का इसकी भी उम्मीद थी मोहम्मद उमर की, तो इसको ऑलरेडी ढूंढा जा रहा था। और अब जिस कार के अंदर ब्लास्ट हुआ है उसके अंदर मोहम्मद उमर के होने का शक होना फरीदाबाद मॉड्यूल से इस पूरे केस को जोड़ता है। पुलिस का यहाँ पे कहना है कि उमर फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ तक अभियान चलाकर 2900 किलो विस्फोटक को जब्त किया है और इस 2900 किलो विस्फोटक के अंदर अमोनियम नाइट्रेट प्रमुख है। इस अमोनियम नाइट्रेट के बारे में आगे भी जाके हम देखने वाले हैं कि किस वजह से यहाँ पे ब्लास्ट हुआ होगा, उसमें ये अमोनियम नाइट्रेट प्रमुख माना जा रहा है। सबसे पहले आप एग्जैक्ट यहाँ पे लोकेशन देखो कि ये जो लाल किला है ना, उससे 300 मीटर की दूरी पर ये ब्लास्ट हुआ है। तो काफी सिंबॉलिक है। यदि आतंकवादी इसके अंदर शामिल है, आतंकवादी गतिविधि यदि इसको बाद में डिक्लेयर किया जाता है, तो आप लोग देखोगे कि ये काफी बड़ा यहाँ पे काम किया गया है। बिल्कुल लाल किले के पास ये ब्लास्ट हुआ है, काफी बिजी रूट के ऊपर ये ब्लास्ट हुआ है। लाल किला काफी हिस्टोरिक और काफी सिग्निफिकेंट जगह है और उसके आसपास यदि इस तरीके का ब्लास्ट होता है तो ये अपने आप में काफी बड़ी चीज है। अब यदि यहाँ पे रिस्पांस की बात की जाए तो तुरंत रिस्पांस टीम एक्टिव हुई। दिल्ली पुलिस है, स्पेशल सेल्स है, फायर ब्रिगेड है, 10 मिनट के अंदर वहां पे पहुंची जिससे कि वहां पे आग पे काबू पाया जा सके। एनएसजी है, बॉम्ब स्क्वाड है, सब यहाँ पे मौके पर पहुंच गए और इस पूरे एरिया को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। इसके साथ ही प्रभावितों की बात करें तो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वहां खरीदारी करने वाले लोग हैं, घटना स्थल से गुजरने वाले लोग हैं, सभी इस चीज से प्रभावित हुए, क्योंकि ये काफी बिजी रूट रहता है। शाम के टाइम पे ट्रैफिक हो गया, लोग हो गए, शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस पूरे एरिया में जितने भी लोग थे वो पूरे सब इससे प्रभावित हुए। धमाके की गूंज सबको सुनाई दी। अब यदि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 20 सालों के अंदर काफी सारे धमाके हुए हैं। पिछले 20 साल में बम ब्लास्ट की घटनाएं आप लोग देख सकते हो 1997 से लेकर 2021 तक। लेकिन जो लास्ट बड़ी घटना हुई थी वो 14 साल पहले हुई थी, 2011 में
दिल्ली हाई कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उस वक्त 7 सितंबर 2011 को गेट नंबर 5 के पास विस्फोट हुआ था। 15 मौतें हुई थी और 70 से ज्यादा लोग इसके अंदर घायल हो गए थे। तो लास्ट ये बड़े ब्लास्ट की खबर है। उसके बाद 14 साल बाद आज इतना बड़ा ब्लास्ट हमें दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है, वो भी लाल किले के इतने करीब देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर लगभग 10 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। अब लगातार इस तरीके की आतंकवादी घटनाएं होती रहती है। फिलहाल इसको हम कह नहीं सकते कि आतंकवादी घटना है या नहीं, इसकी जांच अभी लगातार जारी है। लेकिन आगे जाके हम कोशिश करेंगे कि एनालाइज करें कि क्या किसी आतंकवादी घटना से इसके तार जोड़े जा सकते हैं या फिर ये किसी सामान्य तरीके का इंसिडेंट था। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि जैसे ही इंसिडेंट हुआ उसके कुछ समय बाद ही प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ट्वीट करके परिवारजनों को सांत्वना दी गई और कहा गया कि अभी अथॉरिटीज इस चीज को पूरी तरीके से जांच कर रही है, सिचुएशन का रिव्यू किया जा रहा है। इसके साथ ही अमित शाह जी के द्वारा भी इस तरीके का ट्वीट किया गया। राहुल गांधी जी हैं विपक्ष के नेता, उनके द्वारा भी जो परिवारजन है उनको सांत्वना दी गई। इसके साथ ही कहा गया कि सरकार को पूरी तरीके से इसकी जांच करनी चाहिए। यदि किसी तरीके की आतंकवादी घटना इसके अंदर शामिल है तो पूरी तरीके से अच्छे से जांच इस चीज की, इस मुद्दे की, इस घटना की होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि रीजन आखिर क्या रहा। अब देखिए पब्लिकली तो इसका यहाँ पे रीजन अभी क्लैरिफाई नहीं है, किसी भी तरीके का अथॉरिटीज के द्वारा ये प्रूफ नहीं दिया गया है कि ये क्या आतंकवादी घटना थी या ये सामान्य तरीके का इंसिडेंट था। लेकिन जितनी भी खबर पब्लिक में निकल कर आ रही है, जैसी भी चीजें हमें बताई जा रही है, उसको देख के हम एनालाइज करेंगे कि क्या ये आतंकवादी घटना थी या फिर नहीं। पहली चीज कि क्या ये आतंकवादी घटना थी, उसके हमें 3-4 तरीके के लिंकेजेस मिलते हैं। सबसे पहली चीज तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो फरीदाबाद वाला मुद्दा है वो इससे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। मोहम्मद उमर के उसके अंदर होने का शक है। तो हो सकता है कि मोहम्मद उमर जो कि विस्फोटक इस कार के अंदर थे, ऑलरेडी 2900 किलो का विस्फोटक जब्त यहाँ पे हो चुका था। अब आगे जाकर अपने विस्फोटक को बचाने के लिए कहीं इस पे भी छापेमारी ना हो जाए, इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह विस्फोटक को ले जाया जा रहा था ताकि सेफ जगह इसको पहुंचाया जा सके। पहली चीज तो ये हो सकती है कि विस्फोटक यहाँ पे इसके अंदर था और आतंकवादियों के द्वारा इसको दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा रहा था। एक दूसरी चीज ये भी लगाई जा रही है, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि गिरफ्तार हम लोग ना हो जाएं, इस वजह से ही खुद आत्मघाती हमला करके विस्फोटक को और खुद को नष्ट कर दिया गया। ये दूसरा कयास लगाया जा रहा है। दूसरी चीज पुलवामा से भी इसके लिंक एसोसिएट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो कार जिसके नाम से रजिस्टर्ड है वो व्यक्ति है सलमान। सलमान के द्वारा ये कार तारिक को बेची गई और तारिक पुलवामा का रहने वाला है। इवन इसके अंदर जो आतंकवादी बैठे थे कार के अंदर, जिनको देख के पता लगाया गया है, वो खुद भी पुलवामा का रहने वाला है, पुलवामा के गांव से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे पुलवामा से इसके काफी कनेक्शन बिठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये कार कई बार खरीदी और बेची गई है और इसका जो इस वक्त ओनर है सलमान, उसको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ लगातार कर रही है। जब फाइनली हमारे पास चीजें आएंगी तो यहाँ पे क्लैरिटी हमें देखने को मिलेगी कि आखिर इस कार का इस चीज से क्या कनेक्शन है। अब इसके बाद एक और चीज की यदि बात की जाए तो इस कार का ऑलरेडी फरीदाबाद के अंदर चालान हो चुका है। फरीदाबाद के अंदर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और इस कार का ऑलरेडी वहां पे चालान हो चुका है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है फरीदाबाद मॉड्यूल से इस पूरे केस को। इसके बाद यदि आप बात करें तो लश्कर ए तैयबा का एक कमांडर है सैफुल्ला सैफ, उसका एक वीडियो इस पूरी घटना से पहले एक वायरल हो रहा था, जिसके अंदर वो कह रहा था कि हमारे लश्कर ए तैयबा के जो चीफ है वो इस वक्त खाली नहीं बैठे हैं, कुछ ना कुछ आगे जाके बहुत बड़ा ये व्यक्ति करने वाला है। तो इस तरीके का वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे वायरल हो रहा था और कहा जा रहा है कि कह तो ये रहे थे, इन्होंने किसी ना किसी तरीके का काम यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे ये सब चीजें दिखाती है कि किसी ना किसी तरीके की आतंकवादी गतिविधि यहाँ पे इसमें शामिल हो सकती है। और यहाँ पे जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ है वो किसी छोटे शॉर्ट सर्किट वगैरह की वजह से होना काफी मुश्किल है। काफी बड़ा धमाका कार के अंदर हुआ था, आसपास की कार भी चपेट में आ गई, पूरे काफी दूर तक इस ब्लास्ट की आवाज सुनने में आई थी। तो किसी छोटे शॉर्ट सर्किट की वजह से, सीएनजी ब्लास्ट की वजह से इतना बड़ा धमाका होना यहाँ पे समझ में नहीं आता। इसलिए कहा जा रहा है कि किसी तरीके का यहाँ पे विस्फोटक पदार्थ इसके अंदर था, किसी तरीके से यहाँ पे विस्फोट करने की कोशिश की गई थी, या फिर दूसरी थ्योरी ये कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे थे और जिस वजह से गलती से यहाँ पे इनके ब्लास्ट हो गया। अब यहाँ पे इसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट ही था। ये क्यों कहा जा रहा है कार के अंदर? क्योंकि जब अमोनियम नाइट्रेट जलता है तो उसके अंदर से बैंगनी नारंगी कलर का धुआं यहाँ पे निकल कर आता है, थोड़ा ऑरेंजिश सा। और जब कल कार ब्लास्ट हुआ था तो उसके अंदर से भी ऑरेंजिश धुआं निकलने में आया था। ये देखा गया था कि जो धुआं निकल रहा था वो ऑरेंजिश था। तो कहा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट ही इसके अंदर था और जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। तो ब्लास्ट के बाद सामने आए वीडियो के अंदर कार में लगी आग से एक जगह नारंगी धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट में धमाका होने पर नारंगी रंग का धुआं निकलता है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट में धमाके से नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनियम जैसी गैसेस निकलती है जो हवा में मिलने के बाद नारंगी कलर देती है।
तो अब ये सारी चीजें मिलके दिखाती है कि क्या यहाँ पे किसी तरीके का आतंकवादी कनेक्शन था, क्योंकि ये सारी चीजें इसी तरफ इशारा करती हैं। और यहाँ पे जो व्हाइट कॉलर नेटवर्क यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे छापेमारी की जा रही थी, जो ये विस्फोटक बरामद किए गए हैं 2900 किलो के, ऐसे लोगों के घरों से किए गए हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, उनके घरों से यहाँ पे विस्फोटक बरामद हो रहे हैं। तो ऑलरेडी किसी न किसी तरीके की बड़ी साजिश यहाँ पे की जा रही थी। इस वजह से यहाँ पे ऐसा लगता है कि क्या यहाँ पे ये आतंकवादी साजिश के तहत इस तरीके का काम किया गया है। और यदि आप यहाँ पे एक और चीज देखना चाहो कि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उसमें आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का एंगल भी दिखाई देता है, क्योंकि ये दोनों ही संगठन सुसाइड बॉम्बिंग पर फोकस करते हैं। दोनों संगठन सुसाइड बॉम्बर पर फोकस करते हैं और ब्रेन वॉश कर आतंकवादी हमले करवाते हैं। जांच एजेंसियां इस एंगल पर भी जांच कर रही है। अगेन सारी ही चीजों की जांच अभी जारी है। ये सब चीजें जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सब चीजें यहाँ पे एनालिसिस का मुद्दा है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। तो मतलब हम सब चीजें देख रहे हैं, सब तरीके से एंगल्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें हो सकती हैं। इस बात की भी आशंका है कि धमाका पहले i20 कार में ना होकर किसी पास की कार में हुआ। सीएनजी ब्लास्ट से वहां पे धमाका हुआ और पास खड़ी इस कार के अंदर भी धमाका हो गया, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था और इस वजह से धमाका काफी बड़ा बन गया। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक जगह से हो सकता है दूसरी जगह ये अमोनियम नाइट्रेट ले जा रहे हो और वहां पे किसी पास की कार में धमाका हो गया और ये इसकी चपेट में ऑलरेडी आएगी, क्योंकि इसके अंदर तो इतना भयंकर विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ था। ब्लास्ट के बाद पीड़ित पूरी तरीके से जल गए और इससे आशंका है कि ब्लास्ट आईईडी की वजह से न होकर अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ है। तो इस तरीके की सारी चीजें यहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये आतंकवादी गतिविधि के तहत ये काम किया गया है। लेकिन अब यहाँ पे आप दूसरा एंगल देखो कि क्या आतंकवादी गतिविधि ये नहीं भी है, तो इसको लेकर भी काफी सारी चीजें आई हैं। मौके पर किसी भी तरीके का गड्ढा नहीं मिला। लोगों के शरीर पर जिस तरीके के निशान होने चाहिए अमोनियम नाइट्रेट की वजह से झुलसने के बाद, उस तरीके के निशान लोगों के शरीर पर देखने को नहीं मिले। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि क्या ये किसी साधारण तरीके का ब्लास्ट था, क्योंकि जांच एजेंसीज में फॉरेंसिक्स ने अभी तक के लिए किसी भी तरीके का डिक्लेरेशन या क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। ब्लास्ट के बाद मौके पर किसी भी तरीके का कोई गड्ढा नहीं मिला, ना ही किसी घायल के शरीर में कीले या तार चुभे हुए मिले हैं। इसके साथ ही जो लोग ब्लास्ट में घायल हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनका चेहरा या शरीर काले भी नहीं पड़े। जबकि जब ब्लास्ट में मौतें होती है, अमोनियम नाइट्रेट की वजह से यदि कोई ब्लास्ट हो रहा है, ऐसे मौतें हुई हैं, तो उनमें सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन इस वक्त इस तरीके का कोई भी सुराग यहाँ पे नहीं मिला है। अब यदि आप यहाँ पे बात करें, जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद से तुरंत सारी टीमें एक्टिव हो गई। पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर सारे सेंसिटिव एरियाज को डाल दिया गया है। 11 राज्यों के अंदर हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। दिल्ली एनसीआर हो गया, पंजाब है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़ इसके अंदर शामिल है। किसी भी तरीके की लीनियंसी यहाँ पे बढ़ती नहीं जा रही है। इसके साथ ही जिला स्तर पर सभी यूनिट कमांडरों और शहर के कमिश्नर्स को सतर्क रहने का निर्देश भी दिया गया है। तो अब ये सब चीजें करना तो जायज है यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा धमाका हुआ है। तो आगे जाकर यदि आतंकवादी गतिविधि होती है तो आगे जाकर इस तरीके की चीजें हमें और ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसलिए पूरी तरीके से हमें अलर्ट रहने की जरूरत है और जो कदम सरकार के द्वारा ऑलरेडी उठाए जा रहे हैं। अब कुछ जगह यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्या भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यदि किसी भी तरीके का कनेक्शन हमें आतंकवादियों से और पाकिस्तान से देखने को मिलता है तो सरकार बिल्कुल भी देर नहीं लगाने वाली है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने में। इस चीज को लेकर हम ऑलरेडी एक सेशन डिस्कस कर चुके हैं कि क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने वाला है, क्योंकि भारत की टॉप लीडरशिप के द्वारा ऑलरेडी पाकिस्तान को चेतावनियां दी जा चुकी हैं। तो आप लोग इस सेशन को जाकर भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं और इस मुद्दे को लेकर आगे जाकर किस तरीके की अपडेट्स निकल कर आती है चैनल के माध्यम से आपके साथ जरूर से डिस्कस किया जाएगा। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।